आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये द हिंदू का एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है और हम इसको कवर करने वाले हैं। पंजाब हरियाणा को अब अल्टरनेटिव, एमएसपी का अल्टरनेटिव भी खोजना पड़ेगा। एमएसपी क्रॉप से आगे सोचना पड़ेगा। फार्मर प्रोटेस्ट पे मैंने पूरा 1 घंटे का सेशन बनाया है, आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, द हिंदू में क्या है, क्या बताया है, खबर को बहुत ही अच्छे से हम देखेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, तो अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। देखो, अगर हम बात करते हैं रीजन जो है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये जो 3 रीजन हैं, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के इन्होंने सबसे अच्छे से अडॉप्ट किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, इन सब पे मैंने लेक्चर्स बनाए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन 1970s में आया। 1947 में हम आजाद हुए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वॉर हो गया 1962-65 का। इधर अमेरिका हमको गेहूं दे रहा था, बहुत ही घटिया लेवल के, और बहुत नखरे दिखा रहा था, बार बार टॉन्ट मार रहा था, बार बार ये बोल रहा था कि बंद कर देंगे तुम्हारा गेहूं, फलाना धमाका, बहुत कुछ बोल रहा था। अब क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री ने बोला रख लो अपना गेहूं। लेकिन उस वक्त हमको यह समझ में आया, क्योंकि दोस्तों भारत में कई बार फेमाइन, कई बार ड्रॉट भी आते रहे, और जब से ग्रीन रेवोल्यूशन है भारत में एक बार भी भुखमरी जैसे हालात तो कहीं पे भी नहीं आए। हरित क्रांति आ गई, हम नई टेक्नोलॉजी पे गए, क्रॉप डाइवर्सिफाई किया, वीट और राइस पे हमने फोकस किया। पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी ऐसी है भाई। पंजाब में देखो, किसानी आप करोगे कैसे? पहले तो लैंड होना चाहिए, वो पंजाब हरियाणा में है। दूसरी चीज है एरेबल लैंड होना चाहिए, उस लैंड पे आप जोत तो सको, वैसा होना चाहिए। अब वो किस पे डिपेंड करेगा? वेदर पे। पंजाब का वेदर बहुत बढ़िया है, पंजाब हरियाणा का वेदर। ज्योग्राफी भी बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात, नदियों पे तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंजाब को बोला जाता है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से तो गंगा ही निकलती है, नदियां निकलती हैं, ट्रिब्यूटरीज है ढेर ढेर सारी गंगा की। तो ये रीजन वैसे ही बहुत ज्यादा फर्टाइल है। एलुवियल सॉइल जो है बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिपोजिशन हमको यहीं मिलता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन यहां पे बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ। जो भी पॉलिसीज आई, टेक्नोलॉजीज आई, उसने पंजाब हरियाणा को बहुत जबरदस्त फायदा किया। वीट में पंजाब आज भी नंबर 1 है, बहुत सालों से नंबर 1 है। ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, और ये हर स्टेट में उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना पंजाब और हरियाणा में हुआ। और एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की बात करें, तो पंजाब हरियाणा टॉप पे चले गए। वैसे भी टॉप पे पहले भी थे ये, अभी भी टॉप पे ही है ये। तो हम ये देख रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, कभी भी हमको हाथ फैलाने नहीं पड़े। इनफैक्ट दोस्तों, भारत जो है, कृषि की बात करें, प्रोड्यूसर भारत लार्जेस्ट है। वो अलग बात है कि आउटपुट उतना नहीं है। आउटपुट कहने का मतलब यह कि किसान को उतना नहीं मिलता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें, डेयरी फार्मिंग में हम सबसे नंबर 1, सब्जी उगाने में नंबर 1, फलों में भी। तो भारत जो है ना, खाने की कमी नहीं है भैया। बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्टिविटी हो जाती है, गोदामों में माल सड़ता रहता है, लेकिन किसानों को उतना नहीं मिलता। इसीलिए आउटपुट, जीडीपी के आउटपुट की मैं हमेशा बात करता हूं, आप एग्रीकल्चर के आउटपुट कभी मत समझिएगा। तो प्रोडक्टिविटी जबरदस्त है, क्योंकि भारत एक ब्लेस्ड नेशन है। हमारी ज्योग्राफी ऐसी है, हर चीज है जो आपको चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जो आपको हर चीज मिलेगी। आप 4 मौसम यहां पे एक्सपीरियंस करेंगे। एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ कोस्टल एरिया है, डेजर्ट भी आपको मिल जाएगा। तो पूरी दुनिया में ऐसा नेशन नहीं है। इसीलिए भारत इज द लीडर, बट इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिक्स। खैर, वो एक अलग बात है, हम उस पर नहीं जाएंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप थोड़ा ऑफ बीट चले जाते हैं, आप बताना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं यार, जब थोड़ा ज्ञान ज्यादा होता है ना, तो वो उफान मारता है। और मेरी यही उम्मीद रहती है कि मैं आपको एक एक चीज बता दूं, एक ग्लिम्स भी दे दूं तो आप पढ़ लोगे।
और जब आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, बस यही मेरी कोशिश रहती है। अब हम ये तो चलिए थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हम बात करते हैं राइस और वीट की। क्यों फोकस जो है वो राइस और वीट पे गया, बहुत ज्यादा इसी पे फोकस, और एमएसपी की गारंटी भी इसी पे दी जाती है। बाकी पे एमएसपी दिया जाता है, अनाउंस होता है, गारंटी नहीं है। सरकार राइस वीट खरीद लेती है। क्यों ऐसा है? अब आप देखो कि एमएसपी जो है, एमएसपी भाई पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा किसानों को इससे पैसा मिलता है। इसी एमएसपी ने यह सुनिश्चित किया है कि मार्केट प्राइसेस जो हैं उससे कोई फर्क ना पड़े और इनकम का फ्लो जो है, लिक्विडिटी जो है वो बनी रहे। साथ ही साथ राइस एंड वीट जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी है। लेकिन देखिए, अगर आप राइस की खेती कर रहे, चावल उगा रहे, तो चावल शुगर केन में पानी बहुत ज्यादा लगता है। तो अक्सर ये भी उठता है कि क्रॉप को डाइवर्सिफाई करो, फलों की खेती करो, मतलब फलों को उगाओ, फलों को आप उसको प्रोडक्टिव बनाओ, क्या कहते हैं, फूलों की खेती करो। राइस एंड व्हीट पे हमारा पूरा फोकस जो है वो शिफ्ट हो चुका है। अब इसीलिए क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज राइस एंड व्हीट के दूसरे क्रॉप से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई, वो इन पे ज्यादा थी। मैन पावर भी इन पे लगा। सिंपल सी बात है, देखिए ये वो होगा जहां भीड़ चल रही है वहीं चलो, ये वो हो गया है। राइस एंड व्हीट में बहुत बढ़िया प्रोडक्टिविटी थी। पंजाब हरियाणा एक मॉडल है हमारे लिए। बाकी के किसान यही सोचे कि यार अरे पंजाब हरियाणा के किसानों ने इतना कमाया, हम भी यही करेंगे। लेकिन ज्योग्राफी अलग है ना वहां की, हर स्टेट की ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी अलग अलग है बेसिकली, ठीक है। तो जो भी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ वाटर के मामले में, लैंड के मामले में, सब्सिडीज के मामले में, वो राइस एंड व्हीट में ज्यादा हुआ। आपको पता ही है कि भारत का क्रॉपिंग सीजन है राबी, खरीफ और जैद। तो राबी क्रॉप व्हीट है और खारिफ क्रॉप जो है वो पैडी है। इस पे मैंने लेक्चर्स भी लिए हैं, खारिफ और राबी में क्या फर्क होता है जरूर देखिएगा। तो प्रोडक्टिविटी में भी दोनों ने बाजी मार ली। इनकम और प्राइस में भी, यील्ड में भी, यील्ड रिस्क कम है, दोनों ने बाजी मार ली। और सबसे आसान है इसको उगाना। ये सारे फैक्टर्स को अगर आप मिला दें, अब आप देखिए प्रोडक्शन कितना ऊपर गया। 1970 में पंजाब में 48% जो टोटल क्रॉप एरिया था वो था, और हरियाणा में 29%। ध्यान दीजिएगा, अभी पता है कितना है? दिल थाम के बैठिए दोस्तों, अभी ये 48% से सीधा 84% पे हो गया। यानी कि इसको उल्टा कर दीजिए आप, जहां पंजाब में 48% था, अब इसको उल्टा करके ये 84% हो गए, डिजिट रिवर्स हो गए। 84% पहुंच गया है, दुगना पंजाब में क्रॉप एरिया वीट का पहुंच गया है, और वीट और राइस का। और हरियाणा में भी दुगना 60% पहुंच गया है क्रॉप्ड एरिया की। अगर हम बात करते हैं तो वीट जो है ये बहुत पहले से यहां पे उगाया जाता था, और पैडी जो है वो बिल्कुल नया कंसेप्ट था पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए। लेकिन प्रोग्रेस, स्पेशलाइजेशन, सब्सिडीज, पॉलिसीज ऐसी थी इन दोनों क्रॉप्स के लिए कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। गेहूं है, चावल है, बस यही चीज तो चाहिए। हम अपने खाने में गेहूं खाते हैं और चावल खाते हैं, यही दो चीज होती है। अब मिड 1980s आ गया, फर्स्ट वेव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कमाल की रही। हमारा राइस व्हीट क्रॉप सिस्टम बहुत बढ़िया था, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। लगातार पैडी को ग्रो करने से दिक्कतें आई रीजन में। मैंने बताया ना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब दिक्कतें आनी शुरू हुई तब यह सोचना शुरू किया अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो बहुत होने चाहिए। क्योंकि देखिए राइस के लिए आपको पानी बहुत ज्यादा लगता है, मैन पावर आपको बहुत ज्यादा चाहिए। तो पैडी वीट में तो हमने सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली है, लेकिन अब दूसरे क्रॉप की तरफ चले, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस कल्टीवेशन से नेचुरल रिसोर्सेज, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और फिजिकल रिसोर्सेज पे असर पड़ रहा था। बहुत सारे कंसर्न्स थे। उसके बाद एक स्टैग्नेंट इनकम फ्रॉम वीस राइट कल्टीवेशन ये भी हो गई थी। तो कितना ज्यादा बढ़ाएंगे भाई, एक हद तक ही तो बढ़ाओगे ना। फिर एरिया जो थे ये जो दो क्रॉप की वजह से एरिया ये इंक्रीज हुए, गिरे तो है नहीं। तो इसीलिए हमको ज्यादा ऑप्शंस डेवलप करने पड़ेंगे। ये 1985 में
समझ में आ गया। अब किसान राइस एंड व्हीट उगा रहे थे, लेकिन इसको चेंज करना भी जरूरी था। क्यों चेंज करना जरूरी है? देखिए, एमएसपी जो है, हाई प्रोडक्टिविटी ने एमएसपी को भी एश्योर किया। आप सारी चीजें साइड में रख दो और किसानों की इनकम इन दो स्टेट में, पंजाब हरियाणा वर्सेस अदर स्टेट्स की यहां पे बात करेंगे, उनको आप साइड में रख दो। पंजाब हरियाणा की बात करें तो एमएसपी ने इन दो क्रॉप्स पे, मतलब इन दो क्रॉप्स पे एमएसपी एश्योर हुई, इसीलिए किसान जो है यही दो क्रॉप्स उगाने लग गए। ठीक है, और ये एमएसपी जो है, मार्केट प्राइस, फ्री पावर, फर्टिलाइजर सब्सिडी, सबसे ऊपर है। क्योंकि आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए पैसे, आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए। अब जब इस सबसे एमएसपी से हमको प्रोस्पेरिटी आ रही है, तो हम क्यों ना यही क्रॉप उगाएं, वीट और पैडी कल्टीवेशन में ज्यादा फोकस करें। ठीक है, यहां पे हायर इनकम पर यूनिट एरिया है, एक यूनिट एरिया पे बहुत ज्यादा इनकम, लेकिन दूसरे स्टेट्स में नहीं है। ये लैंड लेबर रेशियो भी बहुत बढ़िया है यहां पे। अगर पंजाब की बात करें, पंजाब को आप अदर स्टेट से कंपेयर करें तो ज्यादा लेबर यहां पे जाएंगे। क्यों? प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट, लेबर वही जाएगा ना। बिहार और उत्तर प्रदेश से लेबर जाते हैं पंजाब पे काम करने के लिए, क्योंकि उनको ज्यादा पैसा मिलता है। वहां पे आड़तिया, एक बड़ा आड़तिया जो है, वो 80 से 90 लेबर को एम्प्लॉय करता है। वो तो अलग चीज है। और किसानी जब खेती होती है तब भी लेबर बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि उनको पैसा अच्छा मिलता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो लैंड लेबर रेशियो जो है, ये पंजाब में बहुत बढ़िया है। अगर अदर स्टेट्स की बात करें, यहां पे जो एवरेज फार्मर, एक सामान्य किसान जो है, दैट ओन्स एंड कल्टिवेट 2.1 हेक्टेयर नेट सोन एरिया एज अगेंस्ट 1.42 हेक्टेयर इन हरियाणा एंड 1.7 हेक्टेयर। अब ये सब छोड़ो, आप ये देखो, 1.17 हेक्टेयर नेशनल लेवल पे कितना है एक एवरेज फार्मर? 1.17 हेक्टेयर। पंजाब में इसका दुगना 2.14 हेक्टेयर, और हरियाणा में भी ज्यादा है 1.42 हेक्टेयर। तो जहां नेशनल लेवल की बात करें, वहां पे एक एवरेज, एक सामान्य किसान इतना नहीं ओन कर रहा है जितना पंजाब और हरियाणा में किसान ओन कर रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ वीट एंड पैडी। वहां से अच्छी इनकम हो रही है इनको। तो एस्टिमेटेड इनकम की बात करें, ये अगर आप सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को एक साथ ले ले, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के डेटा के हिसाब से, अगर आप सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को एक साथ ले लें, देखिए नेट इनकम कितनी है, 5.3 लाख पर कल्टीवेटर इन पंजाब। हरियाणा में कितनी है? 3.44 लाख। अब आप देखिए भारत में कितनी है? 1.7 लाख। कहां 1.7 लाख, डेढ़, मतलब 1,70,000 रुपए, और कहां 5,03,000, यानी कि 4 क्या 5 गुना ज्यादा। पंजाब में जो नेट इनकम है वो 5 गुना ज्यादा है पर कल्टीवेटर की, एक कल्टीवेटर की, और हरियाणा में भी 3 गुना ज्यादा है, 3 से 4 गुना ज्यादा। और देश की बात करें तो 1.7 लाख। रेफरेंस ईयर क्या लिया है? 2017-18। अब आपको समझ में आया कि वीट एंड पैडी, ये दो राज्य जो हैं वो इतने गुस्से में क्यों हैं। तो दिक्कतें क्या है? जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि पर कैपिटा इनटेक ऑफ राइस एंड व्हीट डिक्लाइन हो रही है। खेल खत्म। कैसे खेल खत्म? राइस और व्हीट को आप कब तक उगाते रहोगे? अब इट इज रीचिंग प्लेट्यू। बस एक पॉइंट आएगा जब आप नहीं उगा सकते, और ये पॉइंट आ रहा है धीमे धीमे। तो अगर ऐसा होगा, देखो भाई, ओवर प्रोडक्टिविटी है ना, ओवर प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या है? आप, सिंपल सी बात है कि राइस और व्हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, सरकार खरीद रही है ना एमएसपी पे, सरकार एमएसपी पे खरीद रही है, तो आप यहां पे प्रेशर सरकार पे ये है कि आप एमएसपी बढ़ाओ, और ज्यादा एमएसपी बढ़ाओ। कब तक ऐसा होता रहेगा? आप समझ रहे हो? अगर मान लो एक वक्त के लिए हम एमएसपी हटा देते हैं, तो ये इनकम बिल्कुल कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? क्योंकि ओवर प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन ज्यादा है तो दिक्कत तो होगी ना, मार्केट प्राइस डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई जो है, दैट डू नॉट फेवर एन इंक्रीज इन एमएसपी इन रियल टर्म्स। डिमांड और सप्लाई ऐसी है कि हम एमएसपी को इन रियल टर्म्स में बढ़ा नहीं सकते। साथ ही साथ जो पर कैपिटा इनटेक ऑफ राइस एंड व्हीट है वो भी डिक्लाइन हो रहा है। कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो दूसरे खानों पे जा रहा है। ये अजीब बात है, लेकिन दोस्तों, इट इज शिफ्टिंग मोर ऑन बेवरेज।
ड्रिंक्स पे जा रहा है, ये स्पाइसेस पे जा रहा है और सीरियल्स पे जा रहा है। अब लोग ज्यादा हेल्दी खाना चाहते हैं, व्हीट एंड राइस बहुत हेल्दी है। आपको बता दूं, अगर राइस प्रोडक्शन की बात करें तो इट इज राइजिंग 14% पर ईयर इन एमपी, 10% इन झारखंड एंड 7% इन बिहार। तो ये जो एडवांटेज ऑफ राइस प्रोडक्शन है, इट इज ऑल्सो शिफ्टिंग टुवर्ड्स दीज स्टेट्स। इन स्टेट्स में भी जा रहा है, आप देख सकते हैं ना, ये लिखा हुआ है। अब तो अगर हर स्टेट खाली यही दो क्रॉप क्रॉप प्रोड्यूस करेगा, अरे तो कितना स्टॉक करोगे यार, कितना प्रोक्योर करोगे, कितना स्टॉक करोगे? प्रेशर बढ़ेगा सरकार पे, प्रोक्योरमेंट और बफर स्टॉक ऑफ राइस। पूरा अगर सारे राज्य जो है वो पंजाब और हरियाणा को देख के सिर्फ राइस एंड व्हीट, आप अभी मैंने बताया ना, देखिए इंक्रीज हो रहा है, और ये तो इन स्टेट्स, बाकी स्टेट्स में भी ये है। तो कितना आप स्टॉक करेंगे? राइस और व्हीट का जो प्रोक्योरमेंट है 2006 के बाद से डबल हो चुका है, दुगने से ज्यादा हो चुका है। और बफर स्टॉक ऑल टाइम हाई है, हमारे भंडार हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था ना 2014 में, इसकी कोई कमी नहीं है। और अभी तक देश को यह नहीं समझ में आ रहा है कि इसको डिस्पोज कैसे करें। ये चक्री है, चक्री चल रही है। एक तरफ पंजाब और हरियाणा ने जबरदस्त बंपर फसल की, सरकार ने एमएसपी पे खरीद लिया, किसानों को फायदा हुआ। दूसरे स्टेट के किसान क्या कह रहे हैं, हम भी यही करेंगे, उनको फायदा हो रहा है तो हमको भी फायदा होना चाहिए। अब उसके बाद इन्होंने भी उगा रहे हैं, अभी दुगना हो गया है, ये राइस का प्रोडक्शन दुगना हो गया है। अब जब दुगना हो गया है भाई, सरकार कितना खरीदेगी? सरकार के ऊपर बर्डन आएगा, फिस्कल रिसोर्सेस पे बर्डन आएगा। तो आप क्या करोगे? इसीलिए इट इज हाई टाइम टू शिफ्ट टुवर्ड्स अदर क्रॉप। दूसरे क्रॉप पे अब हमको शिफ्ट होना पड़ेगा और एमएसपी के आगे सोचने की जरूरत है। अब आप समझे? ठीक है। इसकी एक और भी नीड है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आप बढ़ाइए। मतलब जैसे सरकार कब तक खरीदेगी? मान लो एमएसपी ठीक है, एमएसपी बढ़ाओ, कब तक आप ग्रो करोगे, कब तक खरीदेगी? अगर अभी एक बता रहा हूं, वैसे यही सबसे मेन बात है कि एमएसपी हटनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लो एमएसपी हट गए, मान लो, ठीक है, तो आप कहां पे बेचोगे? ये व्हीट एंड राइस बिकेगा ही नहीं। कंपिटेटिव मार्केट में प्राइसेज जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिटरमाइन होती है, और इतनी डिमांड एंड सप्लाई है तो प्राइसेस नीचे गिर जाएंगे। कोई चीज बहुत मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है तो प्राइसेस नीचे गिरेंगे, तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि व्हीट और राइस से हटके अब हम दूसरे क्रॉप्स की ओर जाएं, क्रॉप्स पैटर्न को बदलें। हरियाणा एंड पंजाब फार्मर्स शुड मूव टुवर्ड्स हाई पेइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स आप उगाएं, दूसरे क्रॉप्स उगाएं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। और इसमें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी है, प्राइस एश्योरेंस भी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है। कहने का ये मतलब है। फिर इन्वायरमेंटल इशू भी है भाई, इन्वायरमेंटल इशू भी बहुत बड़ी एक दिक्कत है ना। पैडी कल्टीवेशन में आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, आपको बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। डर लग रहा है कि कुछ सालों में पंजाब हरियाणा का जो ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं खत्म हो जाएंगे। तब आप क्या करोगे? जहां हम देख रहे हैं कि नदियां जो हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नदियां जो हैं पंजाब और हरियाणा को, इनकी लाइफ लाइन है। 3 तरीके के इरिगेशन होते हैं ना। सबसे ज्यादा इरिगेशन हम कैसे करते हैं? पंप से। ग्राउंड वाटर इरिगेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कितना ग्राउंड वाटर हम यूज करेंगे? तो ये डर है कि पंजाब और हरियाणा जो हैं दैट विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर कुछ सालों बाद। अगर इस तरीके का ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो नहीं रुका तो कुछ ही सालों में दिक्कत हो जाएगी। फिर पैडी, और जो पैडी स्टबल होता है, स्ट्रॉ होता है, वो एक और एनवायरमेंटल हजार्ड। अब इसमें आपको पता ही है, इस एक्ट में अगर आप स्टबल बर्निंग कर रहे हैं तो आपको सजा मिलेगी। तो किसान ये भी बोल रहा है ये भी वापस लो। खैर वो सही भी है, लेकिन स्टबल बर्निंग का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक एनवायरमेंट और हेल्थ हजार्ड हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। आप बेटर है कि एमएसपी से दूसरे क्रॉप, दूसरे हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ जाएं। एक पंजाब में एक ये भी इशू रहा है ना, प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखिए युवा है यहाँ पे, पंजाब में बहुत सारे युवा हैं। बहुत सारे युवा जो हैं वो नई किसानी करते, उनको इतना प्रॉफिटेबल नहीं लगता, वो दूसरी जॉब्स में जाते हैं। ठीक है,
अब पंजाब में एक समय पे इंसर्जेंसी रही है जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। यहां पे वैसे भी बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चलता है जिससे जॉब मिलती है। तो बेस्ट यही है कि इन सारी चीजों को भी देखा जाना चाहिए। rather than focusing on few enterprises, Punjab and Haryana should look at large number of area specific enterprises to avoid gluts। कोट कर रहा हूं मैं, ये हिंदू एडिटोरियल में ही लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें, कंक्लूजन दें, तो पंजाब हरियाणा दोनों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहिए और दोनों को सरकार और मतलब यहां पे किसानों को साथ में मिलके बैठ के देखना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं है। फिलहाल ये जो एडिटोरियल था, देखिए जो मैंने आपको बताया है दैट इज बेस्ड ऑन एडिटोरियल, ये सब एडिटोरियल में लिखा है, तो मेरे खुद के वर्ड्स नहीं है। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई द हिंदू के जो ऑथर्स हैं आप उनसे सवाल पूछिए, ठीक है। मेरा काम है आपको ये एडिटोरियल समझाना कि दिक्कतें क्या चल रही हैं और एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एडिटोरियल द जीनियस रमेश चंद और जसपाल सिंह ने लिखा है। ये कौन है? दे आर विथ नीति आयोग एज मेंबर एंड कंसल्टेंट। ये जो व्यूज है दीज आर पर्सनल, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों के बात अच्छी ना लगे, बट हमारा काम है कि जो अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं वो आप तक लेके आना। फार्मर प्रोटेस्ट पे मैंने वीडियो किया, आप जरूर देखिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। 12,100 सब्सक्राइबर है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू सो मच।